भारत में प्राइमरी एजुकेशन का सबसे बड़ा उद्देश्य ये एंश्योर करना है कि क्या सारे के सारे स्टूडेंट्स ने स्कूल में एनरोलमेंट लिया है। जब स्टूडेंट्स ने एनरोलमेंट ले लिया हो उसके बाद क्या सारे स्टूडेंट्स स्कूल में पढ़ाई करने जा रहे हैं, उनकी अटेंडेंस ठीक है कि नहीं। जब राइट टू एजुकेशन एक्ट आया था उसके बाद फिर सर्व शिक्षा अभियान जैसे इनिशिएटिव्स आए, इनकी वजह से भारत में एलिमेंट्री एजुकेशन लगभग यूनिवर्सल हो गई थी। जब हम हायर क्लासेस के आंकड़ों की ओर नजर डालते हैं तो हमें निराशा हाथ लगती है। जैसे कि एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि अगर हम 6 से 8वीं क्लास का आंकड़ा देखते हैं तो उसमें जो एनरोलमेंट रेशियो है बच्चों का वो 90% के आसपास है। जब हम और ऊपर की क्लास में जाते हैं, 9th-10th में जाते हैं, तो ये आंकड़ा घट करके 80% तक बचता है। जब बात हम 11th-12th की क्लासेस की करते हैं तो ये आंकड़ा और भी बुरी तरह से नीचे आ जाता है और ये आंकड़ा घट करके हो जाता है 55% के अप्रोक्स। एनएसएसओ के 2017-18 के आंकड़ों के हिसाब से 6 से 17 साल की उम्र के बीच के लगभग 3.25 करोड़ बच्चे स्कूल्स में नहीं जाते। उन्होंने किसी न किसी कारण से अपने स्कूल्स को छोड़ दिया है। इसका मतलब है कि वो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। बीच में भारत सरकार नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लेके आई तो उन्होंने अपना ये लक्ष्य रखा कि हम इन सारे स्टूडेंट्स को वापस से स्कूल्स में लेके आएंगे। गवर्नमेंट ने अपना प्लान बताया कि हम किन 2 तरीकों से इन सारे स्टूडेंट्स को जो कि स्कूल से बाहर चले गए, फॉर्मल एजुकेशन से बाहर चले गए, उन्हें वापस स्कूलिंग में लेके आएंगे। हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम आगे इस वीडियो में समझेंगे कि बच्चों के स्कूल से ड्रॉप आउट के मेन कारण क्या है और उसके बाद जो गवर्नमेंट ने अपने 2 इनिशिएटिव्स की बात की है वो इनिशिएटिव्स क्या हैं। तो जो सबसे बड़ा कारण है बच्चों के स्कूल से ड्रॉप आउट होने का, उसमें हमारी समझ में ये आता है कि सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत जो एलिमेंट्री स्कूल्स थे वो तो हर गांव हर कस्बे तक पहुंच गए थे। एलिमेंट्री लेवल में लगभग सारे स्टूडेंट्स एनरोलमेंट ले लेते हैं और वो अपनी पढ़ाई करते हैं। लेकिन जब बात हायर क्लासेस की एडमिशन्स की आती है तो हमारे देश में हर क्षेत्र में ऐसे स्कूल्स उपलब्ध नहीं है जो कि हायर क्लासेस को पढ़ाते हैं। इसके लिए या तो बच्चों को 5 से 6 किलोमीटर के डिस्टेंस पर जाना पड़ता है या फिर और ज्यादा हो सकता है ये डिस्टेंस। अगर आप गवर्नमेंट स्कूल में नहीं जाना चाहते हैं तो फिर प्राइवेट स्कूल्स का ऑप्शन होता है, लेकिन वो भी स्टूडेंट्स की आसान रीच में नहीं होते हैं, वो भी 5 से 6 किलोमीटर या 10 किलोमीटर की दूरी पर होते हैं। तो ये सबसे बड़ा कारण समझा जाता है कि बच्चे हायर क्लासेस में आते आते स्कूल्स में जाना बंद कर देते हैं। दूसरा जो एक इंपॉर्टेंट कारण है, लेकिन इसका इम्पैक्ट ज्यादा लोगों पर नहीं है, लेकिन फिर भी इसका इम्पैक्ट एक ऐसी श्रेणी के लोगों पर होता है जिनके लिए एजुकेशन सबसे ज्यादा जरूरी है। ये है दोस्तों ऐसी लेबर जो कि एक जगह से दूसरी जगह काम की तलाश में अक्सर माइग्रेशन करती रहती है। जब ये व्यक्ति काम की तलाश में दूसरी जगह जाते हैं तो इनके जो बच्चे होते हैं उनकी पढ़ाई छूट जाती है और अभी हमारे पास में ऐसी सुविधाएं है नहीं कि यहां से जाने के बाद हम दूसरे स्कूल में उनका एडमिशन करा दें। अगर एक बार ये माइग्रेशन होना हो तो ठीक है, लोगों को बार बार हर 6 महीने में, हर 4 महीने में मौसमी तौर पर माइग्रेशन करना पड़ता है। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि बच्चों की पढ़ाई पूरी नहीं हो पाती है या बच्चों की स्कूलिंग में या एनरोलमेंट में या फिर स्कूल में अटेंडेंस में एक एडवर्स इम्पैक्ट आता है। एक और कारण समझा जा सकता है बच्चों के ड्रॉप आउट होने का, खासकर कि गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए या फिर बॉयज के लिए भी। हमारे जो मैक्सिमम गवर्नमेंट स्कूल हैं उनमें जो बेसिक सुविधाएं होनी चाहिए, फॉर एग्जांपल अच्छी टॉयलेट्स होना चाहिए, बिजली होना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था होनी चाहिए, साथ में ही इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए जहां पर बच्चे बैठ के पढ़ाई कर सकें। अगर आप देखेंगे आप कई स्कूलों को ऐसा पाएंगे कि बारिश के मौसम में बच्चे स्कूल के अंदर बैठ ही नहीं सकते, छत से पानी टपकता है, गर्मियों में आंधी चल रही है, खिड़कियां टूटी हुई हैं, या फिर कहने का मतलब है कि कोई बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। इसकी वजह से भी बच्चे स्कूल में जाना बंद कर देते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, एक कारण यह भी समझा जा सकता है कि हमारी सोसाइटी में एजुकेशन को लेके इतनी ज्यादा अवेयरनेस नहीं है। हालांकि गवर्नमेंट ने ऐसे कई सारे प्रोग्राम चलाए हैं, जैसे कि हम सर्व शिक्षा अभियान की बात कर रहे थे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की बात करते हैं, गर्ल चाइल्ड की एजुकेशन पर फोकस करता है। इस तरह के कई अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी कई सारे पेरेंट्स ये नहीं समझ पाते हैं कि एजुकेशन का उनके बच्चों की लाइफ को इंप्रूव करने में कितना बड़ा इंपॉर्टेंस है। और जैसे ही बच्चे काम करने के लायक होते हैं तो उनके पेरेंट्स उनको स्कूल भेजने की बजाय अपने काम में इन्वॉल्व कर लेते हैं। ऐसे में ज्यादातर जो किसान होते हैं, जैसे ही उनका फसल कटने का मौका आता है या फिर फसल से रिलेटेड कोई भी काम होते हैं, तो वो प्रेफर करते हैं कि हमारा बच्चा स्कूल की बजाय हमारे काम में हाथ बटाए। तो इस तरह की जो मानसिकता है, इनकी वजह से
हमारे जो बच्चे हैं जो छोटी क्लासेस में तो ठीक है पढ़ लेते हैं, लेकिन जैसे ही वो हायर क्लासेस में जाते हैं, उनकी उम्र होती जाती है, तो कई सारे बच्चे इन कारणों से अपना स्कूल छोड़ते जाते हैं। गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न है कि वो कैसे इन सारे बच्चों को मेन स्ट्रीम एजुकेशन में लेके आए और सोसाइटी के इम्प्रूवमेंट के लिए काम कर सके। गवर्नमेंट इन ड्रॉप आउट्स को रोकने के लिए जिन दो स्ट्रेटजीज की बात कर रही है, उसमें सबसे पहली स्ट्रेटजी है एक ऐसा इफेक्टिव सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराना जिससे कि स्टूडेंट्स को सेफ एंड एंगेजिंग एनवायरनमेंट मिल सके। उसके साथ में ही जब इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा तब गवर्नमेंट एक दूसरे पक्ष पर काम करेगी। उसमें होगा कि स्टूडेंट्स को क्वालिटी एजुकेशन मिल पाए। क्वालिटी एजुकेशन को एंश्योर करने के लिए जिस तरह की व्यवस्थाओं की जरूरत होगी, गवर्नमेंट उन व्यवस्थाओं को करेगी। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि गवर्नमेंट किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर को बदल के या इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोवाइड करा के इन ड्रॉप आउट्स को रोकेगी। तो गवर्नमेंट का प्लान है कि सबसे पहले इन सारे के सारे स्कूल्स में ऐसे ट्रेंड और रेगुलर टीचर्स प्रोवाइड कराए जाएं जो कि टीचिंग को एंटरटेनिंग और एंगेजिंग बना पाए। आज की डेट में अगर हम देखते हैं, एजुकेशन का जो सबसे बड़ा लूप होल है वो यही है कि हमारे पास वेल ट्रेंड टीचर्स नहीं है। इनकी वजह से बच्चों को स्कूल से एक डिटैचमेंट सा हो जाता है और बच्चे स्कूल में जाना नहीं चाहते हैं। पेरेंट्स को उनको जबरदस्ती स्कूल भेजना पड़ता है। इसके बाद में जब हम सर्व शिक्षा अभियान की बात करते हैं, इस तरह की जब दूसरी योजनाएं चलाई गई थी, उनके माध्यम से प्री स्कूल्स के लिए पूरे देश भर में हमारे पास स्कूल्स का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। लेकिन वहां पर प्रॉब्लम यह है कि उन स्कूल्स की जो हालत है वो बहुत ही बेकार है। तो गवर्नमेंट का दूसरा जो स्टेप है वो ये है, ऐसे सारे स्कूल जो पहले से एस्टेब्लिश्ड हैं, उपलब्ध हैं क्षेत्रों में, उन स्कूल को अपग्रेड किया जाएगा, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया जाएगा, उनमें सारी की सारी बेसिक सुविधाएं, बेसिक फैसिलिटीज दी जाएंगी। उनमें चाहे टॉयलेट्स हो, साफ सुथरे रूम हो, इलेक्ट्रिसिटी हो या फिर दूसरी तरह की सुविधाएं हो, इन सारी सुविधाओं को देके उन स्कूल्स को अपग्रेड किया जाएगा। उसके अलावा ऐसे क्षेत्रों की पहचान की जाएगी जिनमें कि स्कूल्स नहीं है। जब हम बात कर रहे थे कि हायर क्लासेस के लिए हर क्षेत्र में स्कूल्स नहीं उपलब्ध हैं, तो गवर्नमेंट इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए कुछ नए स्कूल्स खोलेगी और जो नए स्कूल्स खोले जाएंगे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, शानदार फैसिलिटीज के साथ खोले जाएंगे। जब बच्चे स्कूल्स में पढ़ने के लिए जाएं तो उनका पढ़ाई में असल में मन लगे, स्कूल जाने के नाम से ही वो घबराने लगे। हमारे देश में एक बहुत बड़ा समूह ऐसे लोगों का है जो कि माइग्रेट लेबर हैं। इन लोगों के बच्चों की एजुकेशन बेकार ना हो या स्कूलिंग पर एडवर्स इम्पैक्ट ना आए, उसके लिए गवर्नमेंट कुछ स्पेशल इनोवेटिव स्कूल सेंटर्स बनाएगी। इन सेंटर्स का काम होगा इन बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड कराना, ये एंश्योर करना कि इनकी जो स्कूलिंग है वो प्रॉपर तरीके से हो सके। साथ में ही जो बच्चे अभी प्रॉपर या फॉर्मल स्कूलिंग से बाहर हो चुके हैं, उन बच्चों को दोबारा से स्कूलिंग में लाने के लिए इन सेंटर्स का उपयोग किया जाएगा। जब एक बार बच्चों के एडमिशन हो जाएंगे और बच्चे फिर से दोबारा से पढ़ाई कर रहे हैं या फिर से वो अपनी पढ़ाई छोड़ दे रहे हैं, इस चीज को ट्रैक करने के लिए गवर्नमेंट ने प्लान किया है कि हमारी जो कम्युनिटी है उसमें जो लोग हैं और साथ में ही जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओज हैं, उनके जो मेंबर्स रहेंगे या उनका उपयोग करके हम ये देखेंगे कि हमारे सभी बच्चों का स्कूल में 100% एनरोलमेंट हो चुका है या नहीं। और अगर वो बच्चे स्कूल में एनरोल हो चुके हैं तो उनकी जो स्कूलिंग है, उनकी जो पढ़ाई है वो लगातार जारी है कि नहीं। अब इन सारी चीज़ों को इंश्योर करने के लिए गवर्नमेंट हर तरह की दूसरी व्यवस्थाएं करेगी, हर तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराएगी। देखने वाली बात है कि इसे पूरा करने में गवर्नमेंट को कितना टाइम लगता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव अपने आप में है। जब हम गवर्नमेंट के दूसरे स्टेप की बात करते हैं तो ये एंश्योर करने के लिए कि सारे के सारे स्टूडेंट्स का यूनिवर्सली पार्टिसिपेशन स्कूलिंग में हो पा रहा है कि नहीं, गवर्नमेंट एक ट्रैकिंग सिस्टम का यूज करेगी। उसमें ये ट्रैक किया जाएगा कि स्टूडेंट्स क्लासेस में पढ़ाई कर रहे हैं, साथ में ये भी देखा जाएगा कि स्टूडेंट्स की जो स्कूलिंग है, जो टीचिंग है, उसका लेवल क्या है। साथ में ही ये सारे बच्चे जो कि पीछे छूट चुके हैं उन्हें बराबर अपॉर्चुनिटीज उपलब्ध हैं कि नहीं, जिससे कि वो अपनी स्कूलिंग को जारी रख सकें। और अगर वो पीछे छूट रहे हैं तो उनके पास चांस हो कि वो दोबारा स्कूल में आ सकें। अब तक ये समस्या हमारे सामने आती थी कि जो भी स्टूडेंट फॉर एग्जाम्पल अगर 8th क्लास में उसने पढ़ाई की है और उसके बाद 3-4 साल तक उसने पढ़ाई नहीं की है, तो अगर उसको एडमिशन लेना है और हायर क्लास में एडमिशन लेना है तो उसको सारे डॉक्यूमेंट्स ला के देने होंगे। लेकिन उसने तो बीच में पढ़ाई की नहीं है, तो इस वजह से वो आगे पढ़ाई कर ही नहीं सकता क्योंकि उसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। तो हमारी जो प्रोसेस थी स्कूल में एडमिशन लेने के लिए,
जो बच्चे पीछे छूट जाते थे वो बड़ी मुश्किल होती थी। तो गवर्नमेंट इस प्रोसेस को खत्म कर देगी, कोशिश करेगी कि ये ज्यादा से ज्यादा आसान हो सके, जिससे कि जो बच्चे पीछे छूट गए हैं वो दोबारा से मेन स्ट्रीम एजुकेशन में आ जाएं। जब हम ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स की बात करते हैं तो इसमें जो सबसे बड़ा पार्ट है वो है एसईडीजीज का। कहने का मतलब है सोशो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स। इसमें एसटी एससीज आती हैं, ओबीसीज की कुछ कास्ट आती हैं। इसके साथ ही इन तीनों ग्रुप में ही जो गर्ल्स चाइल्ड्स हैं वो सबसे ज्यादा प्रभावित है। अगर हम कुछ आंकड़ों की बात करें तो ऐसा माना जाता है कि मेल स्टूडेंट्स की तुलना में 20 to 30% ज्यादा गर्ल चाइल्ड्स को अपनी एजुकेशन बीच में ही छोड़नी पड़ती है। उसके कई डिफरेंट रीजन हो सकते हैं, जैसे कि छोटी उम्र में बच्चों की शादी हो जाती है, या फिर लोगों के दिमाग में ऐसा ख्याल है कि अगर हम लड़कियों को पढ़ाएंगे तो उनको बाद में दूसरे के घर जाना है और ये पढ़ाई उनकी हमारे काम में नहीं आएगी। इसके साथ में ही जो दूसरी डिप्रेस्ड क्लासेस के लोग हैं उनके दिमाग में एजुकेशन को लेके उतनी ज्यादा अवेयरनेस नहीं है। साथ में इन लोगों को ये पता नहीं है कि एजुकेशन का इंपॉर्टेंस क्या है। ये उनकी पूरी की पूरी लाइफ स्टाइल को, आने वाली जनरेशंस की लाइफ स्टाइल को चेंज कर सकती है। इसमें एक प्रॉब्लम ये भी आती है कि हमारा जो एजुकेशन का सिस्टम है वो नॉर्मली जो मेन स्ट्रीम की लैंग्वेजेस हैं उसमें ही है। तो इस बार गवर्नमेंट ने नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में ये पूरी तरह से एंश्योर करने की कोशिश की है, ऐसी कैटेगरी के लोग जिनका खुद का लोकल कल्चर है, उनकी खुद की लैंग्वेज है, इसके लिए गवर्नमेंट उनकी लैंग्वेज में कुछ जो एक्सपर्ट टीचर्स होंगे उनको प्रोवाइड कराने की कोशिश करेगी। और ये भी इस प्लान का हिस्सा है ताकि बच्चों का जो ड्रॉप आउट है वो बिल्कुल कम हो जाए और जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो वो 100% हो। इसके साथ में ही एसईडीजीज के बच्चों के एडमिशन के लिए गवर्नमेंट कुछ ऐसी पॉलिसीज भी लेके आने वाली है जो इन बच्चों को पढ़ाई के प्रति मोटिवेट करने के लिए कुछ इंसेंटिव्स का यूज करेंगे। जैसे कि अब तक जो मिड डे मील योजना है वो हमारे यहाँ पर लागू थी। खैर ये बात अलग है कि दूसरे देशों सालों से लागू है, बहुत पहले से लागू है, हमने काफी बाद में ऐसे अप्लाई किया है। लेकिन जब हमने मिड डे मील अप्लाई किया था तो उसके बाद से अचानक से जो एनरोलमेंट था वो बढ़ गया था। तो इस तरह की कुछ स्कीम्स का उपयोग किया जाएगा जो सोशो इकोनॉमिकली डिप्रेस्ड या डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स हैं उनके बच्चे स्कूल्स में आ सकें। देखिए, भारत एक बहुत बड़ा देश है। आज की डेट में हम दुनिया की सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड कंट्री हैं। अगर आंकड़े की बात करें तो हम लगभग 1.43 बिलियन लोग हैं। इतने सारे लोगों के लिए एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराना सिर्फ गवर्नमेंट के बस की बात नहीं है। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है पब्लिक फिलैंथ्रोपिक पार्टनरशिप। इसका मतलब है कि जो गवर्नमेंट होगी और जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है या दूसरे ऑर्गेनाइजेशन है, ये दोनों ही मिल करके, ये दोनों ही फंड इकट्ठा करके कुछ इंस्टीट्यूट को एस्टेब्लिश करेंगे, उनको चलाएंगे पब्लिक के वेलफेयर के लिए। तो गवर्नमेंट इस तरह से पब्लिक फिलैंथ्रोपिक पार्टनरशिप के माध्यम से अल्टरनेटिव स्कूल्स को एस्टेब्लिश करने की कोशिश करेगी, जिससे कि गवर्नमेंट के ऊपर जो लोड है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराने का वो कम हो जाए। इसके साथ में ही गवर्नमेंट का फोकस रहेगा कि उनके पास जो भी ऐसे लोग हैं जो खुद की तरफ से वॉलंटियर करना चाहते हैं, अगर कोई लोकल कम्युनिटी के लोग हैं, फॉर एग्जांपल छत्तीसगढ़ में कोई लोकल लैंग्वेज बोली जाती है, उस कम्युनिटी में कोई एक्सपर्ट लोग हैं जो कि अपनी तरफ से बच्चों की एजुकेशन में योगदान देना चाहते हैं, तो उन लोगों को गवर्नमेंट लेके आएगी और एजुकेशन को हर बच्चे तक पहुंचाने की हर संभव कोशिश करेगी। अब तक होता क्या था कि अगर किसी को प्राइवेट स्कूल खोलना है या फिर कोई एनजीओ है वही स्कूल खोलना चाहता है, तो उसके लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस थे वो काफी टफ हुआ करते थे। इस वजह से, पेपर प्रोसेस की वजह से बहुत सारे लोग डिमोटिवेट हो जाते थे, भले ही उनके दिमाग में ऐसा हो कि हमें बच्चों की एजुकेशन के लिए काम करना है। अब से गवर्नमेंट कोशिश करेगी इन रूल्स को आसान किया जाए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग मोटिवेट हों दूसरे स्कूल्स खोलने के लिए। इस तरह से अगर ओवरऑल देखा जाए तो नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में गवर्नमेंट ने इन ड्रॉप आउट्स को कम करने के लिए, साथ में ही जो बेसिक न्यूमेरिक एंड लिंगुअल लिटरेसी है उसको बढ़ाने के लिए जो काम करना है, उसके लिए जिस तरह के स्टेप्स लेने चाहिए थे वो सारे के सारे स्टेप्स गवर्नमेंट लेने की कोशिश कर रही है। अब इसमें हमारी जिम्मेदारी सबसे ज्यादा हो जाती है कि हम पेरेंट्स को, बच्चों को, टीचर्स को जागरूक करें एजुकेशन के प्रति, एजुकेशन के फायदों के प्रति। अगर हम एजुकेटेड हैं तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम जितने लोगों को हो सके उनको समझाएं, एजुकेशन के प्रति जागरूक करें, ताकि कम से कम ऐसे बच्चे जो जागरूकता के अभाव में स्कूल में नहीं पहुंच पाते हैं वो तो स्कूल पहुंच पाएं। हम इस चैनल पर इस तरह की और एजुकेशनल कंटेंट बनाते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप इस तरह की कंटेंट को देख पाएं और दूसरे लोगों को भी एजुकेशन के प्रति मोटिवेट कर पाएं।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।